वो अच्छा, हाँ ठीक। तो हाँ, तो सपोज लेबर लेजर का हम लोगों ने बता दिया। अभी क्वेश्चन ये है कि सपोज 4 लोग काम करते हैं टेबल कंपनी में, ओके, 4 लेबर्स, वो लोग मिलके एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बना कौन रहे हैं? लेबर्स टेबल बना रहे हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल्स आर बीइंग क्रिएटेड बाय और बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द लेबर्स। अभी सब लेबर को मैं 100 रुपीज वेज दे रहा हूँ, ओके, तो मेरा कंपनी की तरफ से खर्चा कितना हो रहा है? 400 रुपये, राइट, 400 रुपये खर्च हो रहा है। अभी मैं टेबल को सपोज मार्केट में बेच रहा हूँ एक सर्टेन प्राइस पे, ओके, तो वो प्राइस है सपोज एक टेबल का प्राइस इज सपोज 150 रुपीज, ठीक है। मार्केट में एक टेबल का प्राइस कितना है? 150 रुपीज, ओके। अभी जो 150 रुपीज में जब मार्केट में 4 टेबल जाएगा, ठीक है, तो ये 4 टेबल, ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे समझ में ना आए मेरे को रोक देना। 4 टेबल जा रहा है 150 पे। इकोनॉमी में समझो सिर्फ 8 लोग थे, 8 पीपल, ठीक है, 8 लोग थे इकोनॉमी में। उसमें से 4 लोग लेबर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? बाकी जो 4 है दे आर प्रेफरिंग लेजर, वो लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है। इन चारों का इनकम है 100 रुपए। इन चारों का इनकम कितना है? जो लोग लेजर कर रहे हैं 0। 0, वेरी गुड, तो उनका इनकम है 0, इनका है 100 रुपए। तो अब ये टेबल जब मार्केट में जाएगा, मार्केट, ओके, इकोनॉमी में सिर्फ 8 लोग ही है, तो इस टेबल का डिमांड करने वाले कौन होंगे? सप्लाई तो हो चुका है, सप्लाई कर दिया गया है ना, प्रोड्यूसर्स ने मार्केट में सप्लाई कर दिया, सप्लाई हैज बीन डन, सप्लाई ओवर। अभी डिमांड का बात है, इसको डिमांड कौन करेंगे? तो कौन आएंगे डिमांड करने इसको? इकोनॉमी में कितने लोग वही हैं? लेजर वाले। इकोनॉमी में 8 लोग हैं, तो वो 8 लोग में से ही कोई ना कोई डिमांड करेगा, है कि नहीं? तो वो जो 8 लोग हैं, वो लोग डिमांड करने आएंगे, लेकिन क्या सभी 8 लोग इसको खरीद पाएंगे? क्या 8 लोगों के पास कैपेसिटी इसको खरीदने का? नहीं। कैपेसिटी सिर्फ इन 4 लोगों के पास है जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने लेबर किया है, राइट। इसका मतलब हुआ कि ये 4 लोग आएंगे डिमांड करते हुए, 4 people will come to demanding for that table। अच्छा, ये टेबल बनाया किन लोगों ने था, ये बताओ? वही 4 लोगों ने। और खरीद कौन रहे? वही। वही 4 लोग। वही 4 लोग, ठीक है। अब हो सकता है कि इस 4 लोगों में किसी ने टेबल पे सपोज हाथ मतलब ब्रेक व्रेक लगाया होगा, किसी ने उसको पेंट किया होगा, किसी ने उस पर सनमाइका बिछाया होगा, तो अलग अलग काम होगा, लेकिन टेबल एज अ होल खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सप्लाई जो कर रहे हैं वही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि परचेसिंग पावर उनके पास ही है, ये लोग तो बैठे हुए हैं, ये खरीद ही नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे देखो, तुमको समझ में आ रहा होगा कि सप्लाई जितना हुआ उसी समय एक्चुअली समझ में आ चुका था कि डिमांड कितना होने वाला है। तो सप्लाई ने अपना डिमांड खुद तैयार किया, राइट। सप्लाई हैज क्रिएटेड इट्स ओन डिमांड। दिस इज व्हाट एडम स्मिथ आइडिया वाज। अगर इसको तो भैया एक मिनट रुको, अगर इसको ब्रॉड लेवल पे हम लोग सोचे, तो यहाँ पे तुम लोग को एक क्वेश्चन आ सकता है कि हर लेबर का जो इनकम है वो है 100 रुपए, तो वो लोग 150 रुपए का टेबल कैसे खरीदेंगे? ये सवाल आ सकता है मन में। इनकम तो 100 रुपए, 150 का टेबल खरीदेंगे? और 100 से नीचे प्रोड्यूसर बेच भी नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि अगर 100 से नीचे बेचेगा तो प्रोड्यूसर का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। प्रोड्यूसर अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, अजम्पशन, अनदर एक अजम्पशन है एडम स्मिथ के थ्योरी का, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? लॉस पे तो बेच नहीं सकता, उसको कम से कम 100 पे बेचना पड़ेगा तो इंश्योर्ड 0 प्रॉफिट। तो वो कितना में बेच रहा है? वो 150 में बेच रहा है प्रॉफिट बनाने के लिए, ओके, 50 रुपए प्रॉफिट करेगा पर टेबल पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट में हो नहीं पा रहा है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। तो अच्छा, अब ये बताओ इसके बाद मार्केट में क्या एक्टिविटी होगा? 150 रुपए में लॉन्च कर दिया गया टेबल को, ठीक है, टेबल को लॉन्च कर दिया गया 150 रुपए में, और 100 रुपए इनकम है सबका। तो जो डिमांड करने जा रहे हैं वो 4 तो खैर उसको छोड़ो, वो लोग बेकार है। ये 4 जो डिमांड करते हुए जा रहे हैं, इनके पास 100 रुपए है, टेबल का दाम 150 रुपया है,
तो क्या सप्लाई डिमांड मैच हो रहा है प्राइस लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो? हेलो, प्रोडक्ट का दाम कितना है? 150 रुपए, और डिमांड कितना पे करना है? 100 रुपए। ये तो हो नहीं रहा है ना, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्या होगा इसके बाद मार्केट में? बोलेगा मेरा सैलरी बढ़ाओ, और क्या। नहीं नहीं, वो तो कोई नहीं खरीदेगा। कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं खरीदेगा तो और कंजम्पशन यूटिलिटी कैसे मिलेगा? इन लोगों ने काम ही किया था खरीदने के लिए, काम किया था क्योंकि पैसा आएगा, खरीदेंगे, यूटिलिटी मिलेगा। ठीक है, वह विनीत बोल रहा है बार्गेनिंग। यस सही बोल रहा हूँ, बार्गेनिंग। हाँ। तो इसके बाद जो होगा वो है बार्गेनिंग। तो अब स्टार्ट होगा बार्गेनिंग का प्रोसेस। तो बार्गेनिंग का प्रोसेस में क्या होगा? प्राइस 150 से नीचे आएगा, 100 के ऊपर जाएगा, है ना? तो प्राइस 150 से नीचे आ रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समझो 120 110 पे आके प्राइस तय होगा कि अच्छा चलो 120 130 पे इसको डन करते हैं। तो अभी भी जो एक्चुअली डिमांड करने वाले हैं उनका इनकम से ज्यादा महंगा है ना? 120 रुपए में भी उनका महंगा पड़ रहा है। तो ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आएगा, राइट? तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होता है ये होता है बैंक्स का। तो एक नया चीज तुम लोग का इंट्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमिक्स में कि बैंक का क्या रोल है ना? व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक? भैया हाँ बोलो। भैया ये भी तो डिपेंड करता है कि मतलब नेसेसिटी है कि या फिर लग्जरी है। टेबल वो तो मैंने एग्जांपल दिया, टेबल तो एग्जांपल दिया मैंने, तो समझो कुछ और भी हो सकता है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, ठीक है? अब मैन्युफैक्चर, अब ध्यान से देखो, ये जो 4 लोग है, ठीक है, इन लोगों ने इसलिए इसका प्रोडक्शन किया ताकि ये लोग इसका डिमांड कर सके मार्केट में पैसा आने के बाद, क्योंकि उनको यूटिलिटी चाहिए। अभी नेसेसिटी हो या सपोज लग्जरी हो, उससे एक्चुअली डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि हम लोग को यूटिलिटी किसी भी चीज से मिल सकता है। कोई एक इंसान होगा जिसको से नेसेसिटी से यूटिलिटी मिलता है, कोई एक इंसान होगा जिसको लग्जरी से यूटिलिटी मिलता है, राइट? ये एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। रियलिटी में थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, मैं बताऊंगा लास्ट में कि एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम लोग, अच्छा इस चीज में मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ इस तुम्हारा मिसकंसेप्शन को। एक्चुअली में देखो क्या होता है, इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स तैयार होता है, सिर्फ टेबल नहीं तैयार होता है, एनॉर्मस नंबर ऑफ गुड्स तैयार होता है, पंखा, बोतल, मास्क, तौलिया, गमछी, एवरीथिंग, ठीक है? अब इस सब को प्रोड्यूस करने वाले कुछ लोग होते हैं लेबर्स, ठीक है? कोई एक जन इंसान है जो फैन बना रहा है, कोई एक इंसान है जो लाइट बना रहा है, कोई एक इंसान है जो मोबाइल फोन बना रहा है। लेकिन जब डिमांड करने की बारी आती है तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान उसको डिमांड करे, है ना? जो इंसान सपोज जहर बना रहा है, जहर कंपनी में काम करता है, तो वो क्या जहर का डिमांड करेगा? मेक्स नो सेंस, है ना? तो जरूरी नहीं है कि मैं जिसका मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मैं उसका डिमांड भी करूँ। ये तो एक सिंपल मॉडल है, इसलिए मैंने कहा कि 4 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही 4 डिमांड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये जैसे यहाँ टेबल बन रहा है, किसी और जगह चेयर बन रहा है, किसी और जगह कुछ और बन रहा है, तो यहाँ के लेबर्स जो है वहाँ डिमांड कर सकते हैं, वहाँ के जो लेबर्स है वो यहाँ डिमांड कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्चुअली मार्केट में क्या होता है, अलग अलग चीज बन रहा है, सब लोग मिक्स डिमांड करते हैं, राइट? तो इसीलिए हम लोग मैक्रो पढ़ते हैं ताकि हम लोग ओवरऑल डिमांड निकाल सके, ओवरऑल डिमांड क्या मार्केट का। तो उस चीज पे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, एक साथ अगर मैं पूरा ओवरऑल डिमांड बताने लगूंगा तो थोड़ा सा ऊपर से जा सकता है। तो मैं एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ जिससे तुम लोग को एक आइडिया मिले एडम स्मिथ का। समझ में आया बात रोहित? हाँ भैया। अच्छा, तो अब इस पे वापस आते हैं। तो अभी किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है? बैंक्स का। बैंक कहूंगा या मैं फाइनेंसर कहूंगा। जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग का कोई चीज हम लोग खरीद नहीं पाते तो हम लोग फाइनेंस करते हैं उस चीज को, बैंक हमें पैसा देता है, ठीक है? तो बैंक यहाँ पे 20 रुपए एक्स्ट्रा दे सकता है उनको कि हाँ 20 रुपए ले लो और बाद में चुका देना। तो इससे क्या होगा, डिमांड हो गया, वो लोग खरीद लिए डिमांड। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो सप्लाई था उसने अपना डिमांड डिसाइड कर लिया। तो ये जो थ्योरी है कि सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, समझ में आया ये बात? किस तरह से सप्लाई ने डिमांड तैयार कर लिया। अभी कोई पांचवा इंसान, इसमें से समझो कोई पांचवा इंसान काम करना चाह रहा है, अब समझो उसको एहसास हुआ, तो अब 5 लेबर काम करेंगे, टेबल ज्यादा बनेगा, टेबल ज्यादा बनेगा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि जो पांचवा बंदा है वो भी आएगा,
उसका उसके पास भी पैसा आया है तो उसका भी परचेसिंग पावर बढ़ गया तो वो भी आएगा टेबल खरीदने, तो डिमांड और बढ़ेगा, राइट। तो इससे क्या होगा, सप्लाई डिमांड एक साथ ऊपर नीचे जाते रहेगा, ठीक है। अभी जो थर्ड चीज एडम स्मिथ ने कहा कि मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ, मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में कोई चीज एक्सेस या कोई चीज शॉर्टेज में नहीं रहेगा, जितना है उतना बिकेगा, ठीक है। किस तरह से, उसने कहा कि जैसे यहाँ पे हुआ सप्लाई कर्व था और डिमांड कर्व था, ठीक है। तो जो सप्लाई करने वाले थे वो 150 रुपए पे सप्लाई करना चाह रहे थे, 150 पे, और डिमांड करने वाले जो थे वो 100 रुपए पे डिमांड कर रहे थे, समझो 100 से कम पे डिमांड कर रहे थे, से 80 पे, ठीक है। तो ये था हालत। तो यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, जब तक बेचने वाले यहाँ पे है, खरीदने वाले यहाँ पे है, तो मार्केट में 4 का 4 टेबल बचा रहेगा। तो हमें क्या करना है, मार्केट को क्लियर करना है, मार्केट से माल को खत्म करना है। हर दुकानदार का ये ऑब्जेक्टिव रहता है ना कि दुकान खाली हो जाए, मतलब चोरी हो के नहीं, सामान बिक्री हो जाए, ओके। दुकान खाली हो जाने के मतलब सामान का बिक्री होना। तो मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ, मार्केट खुद से ही अपना जो स्टॉक है उसको क्लियर कर लेगा। किस तरह से, तो 150 रुपए में बेचना चाहते हैं, ये 80 रुपए में खरीदना चाहते हैं। अब इनके बीच होगा बार्गेनिंग प्रोसेस, और वही बार्गेनिंग प्रोसेस से ये लोग एक इक्विलिब्रियम पे अपने आप आ जाएंगे, जहाँ पे सब माल बिक्री हो जाएगा। ये था एडम स्मिथ का assumption कि मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ, किसी और का इसमें मतलब दखल अंदाजी करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है हर बार, ठीक है। धीरे धीरे पता चलेगा तुम लोगों को कि ये इकोनॉमी जो था एडम स्मिथ का, ये बाद में खत्म हो गया 1929 में। ये इकोनॉमी खत्म हो गया, ये इकोनॉमी फेल हो गया। मतलब 1929 में जैसा जैसा सिनेरियोज हम लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, तो वो सिनेरियोज को, ये वाला जो थ्योरी था, इस थ्योरी को कहते हैं क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। दिस इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी। तो 1929 में जो सिनेरियोज आ रहा था वो उसको क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट खुद से क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहा था एडम स्मिथ ने, देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करना चाह रहे हैं उन लोग को काम मिलेगा। जैसे वो 4 लोग काम करना चाह रहे थे तो उनको काम मिला, लेकिन 1920s में क्या हुआ कि ये प्रोसेस सब ये सब टूट गया। इवन इफ जो काम करना चाह रहे थे उनको भी काम नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद एक नया इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, दैट इज कॉल्ड केन्शियन इकोनॉमिक्स, ओके। तो उसमें हम लोग को मालूम पड़ेगा कि ये एक्चुअली जो है मार्केट विल नॉट क्लियर इटसेल्फ, इसमें एक बॉडी का इंट्रोडक्शन होना पड़ेगा, दखलंदाजी एक जन को करना पड़ेगा इसको, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। वो जो बॉडी होती है उसे हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तब उसके बाद से, मतलब 1929 के बाद से इकोनॉमी में गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल हुआ कि गवर्नमेंट काम करेगी इकोनॉमी में, ठीक है। वो केन्शियन इकोनॉमिक्स है, वो दूसरा है। वो एक्चुअली पहला चैप्टर में ही है केन्शियन इकोनॉमिक्स, जब मैं एग्रीगेट डिमांड वगैरह बताऊंगा। तो पहला चैप्टर बहुत लंबा जाने वाला है, इसको ध्यान में रखो तुम लोग, ठीक है। तो एडम स्मिथ का थ्योरी समझ में आया, सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, एंड मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ, ओके। अच्छा, मार्केट में अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है। एडम स्मिथ ने क्या कहा कि प्राइस तुरंत ऊपर नीचे होगा। तो ये माइक्रो लेवल पे हो सकता है कि तुम एक दुकानदार के पास गए, तुमने बोला भैया ये कितने का है, उसने बोला कि ये 200 का है, तुमने कहा मुझे 100 में चाहिए, तो तुम दोनों के बीच एक बार्गेनिंग हुआ और एक सर्टेन प्राइस डिसाइड हो गया। लेकिन रियल इकोनॉमी में जब इतना सारा चीज एक साथ बिक्री हो रहा है, इतना सारा चीज का एक साथ डिमांड हो रहा है, तब एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। मतलब इतना फटाफट वो प्रोसेस नहीं होता है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है ना। जैसे कि आज से 20 साल पहले जो प्राइस लेवल था कंट्री का, आज का वही प्राइस लेवल नहीं है, प्राइस लेवल ज्यादा हो चुका है। तो उसमें टाइम लगा प्राइस लेवल को अफेक्ट करने में। या फिर जो वो क्वेश्चन मैंने दिया था फेस मास्क वाला, उसमें भी क्या था, 2 महीने टाइम लगा प्राइस को फ्लक्चुएट होने में, है ना। 2 महीने टाइम लगा, 2 महीने बाद प्राइस वापस आया। तो प्राइस को आने में इन रियल वर्ल्ड टाइम लगता है। लेकिन एडम स्मिथ का थ्योरी क्या था, प्राइस फटाफट क्लियर कर लेगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल केसेस, ओके। तो एडम स्मिथ का थ्योरी समझ में आया सबको? हाँ। हाँ भाई। गुड। तो दिस वाज एडम स्मिथ थ्योरी। अभी इसमें ना इंट्रोडक्शन है अलग अलग तरह का, बताता हूँ मैं।
चैप्टर में जो तुम्हारा है सर्कुलर डायग्राम वगैरह, उसमें मैं आज नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जब सब रहेंगे तब उसमें जाऊंगा, और आज तुम लोग को मैं केंशियन के बारे में थोड़ा और बता दूं, केंशियन में मतलब हुआ क्या एक्चुअली। तो ये थ्योरी है क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल। अभी 1920s में क्या हुआ, ये सारा चीज का आंसर क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास नहीं था, सब कुछ मतलब फेल हो रहा था। स्टॉक मार्केट क्रैश, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन अगर तुम लोग को नहीं पता है ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो गो एंड वॉच निखिल्स वीडियो। निखिल ने इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखो कि हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है। उसमें थोड़ा सा आइडिया दिया है, मैं उसका डिटेल से बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली। वो महंगाई लेवल बहुत ज़्यादा होना, हाइपर इन्फ्लेशन। और जब हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस समय क्या दिखाई देता है हम लोग को, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब बेरोजगारी है, मार्केट खुद से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इन सब का जवाब देने कौन आया? केन्स। तो अनदर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स। सो इसको मतलब एक, ही इज अ जीनियस, ही वाज अ जीनियस, मतलब ये कमाल का थ्योरी था इसका। इसने एक बुक लिखा उस समय 1933 में शायद, ठीक है। बुक का नाम था जनरल थियोरी ऑफ वेज, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऐसा कुछ नाम था, तुम लोग गूगल पे देख सकते हो। जनरल थ्योरी ऑफ वेज, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नाम क्या बोले भैया? जॉन मेनर्ड केन्स, जेएम केन्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने का है वो है जनरल, ठीक है। जनरल मतलब क्या होता है, उसने वो एक ऐसा थ्योरी बनाना चाहता था जो पूरे इकोनॉमी को एक साथ समझाए। ओके, हर एक टाइप के इकोनॉमी को, अलग अलग नहीं, जिसमें हर इंडस्ट्री ऐड हो सके, हर फर्म ऐड हो सके, सब कुछ एक साथ आ सके, ठीक है। तो उसने एक बुक लिखा, और इस बुक में उसने धर के एडम स्मिथ का और क्लासिकल इकोनॉमिक्स का धज्जिया उड़ाया। उसने एकदम साफ साफ शब्दों में कहा कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज अ मिथ, वो कभी हो ही नहीं सकता, वो झूठ है, वो बवाल है, ठीक है। तो इसको जो उसने आंसर दिया कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, प्रोडक्शन रुका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुका हुआ ही रहेगा। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को कि जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन रुका हुआ ही रहेगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? हाँ, तो कौन प्रोडक्शन करेगा? यस, वेरी गुड, प्रोडक्शन कौन करेगा? और इसको मैं अदर वे राउंड भी देख सकता हूँ कि अगर प्रोडक्शन रुका हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम जाता है, राइट। अब प्रोडक्शन क्यों रुकता है? प्रोडक्शन रुकता क्यों है? अभी तो रुका हुआ है शायद। हाँ, अभी रुका हुआ है, तो क्यों रुका हुआ है प्रोडक्शन? ये एक रीजन है, और भी रीजन है प्रोडक्शन रुकने का। प्रोडक्शन रुकने का एक कारण, अभी तो एक कारण है एक्सटर्नल रीजन कि काम करना इज नॉट सेफ, लेकिन इन जनरल प्रोडक्शन कब रुकता है? जब मार्केट से डिमांड खत्म हो जाता है, ठीक है। मार्केट में जब डिमांड खत्म हो जाता है, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट का प्रोडक्शन रुक सकता है इंडिया में अगर चाइनीज प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो जाए, राइट। तो डिमांड इज क्रूशियल। ओके, डिमांड मैटर करता है कि डिमांड क्या चीज का है। तो हुआ क्या कि केन्स ने कहा कि हमें किसी तरह डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्शन रुका हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रुका हुआ है, महंगाई बढ़ा हुआ है, तो केन्स का बस एक ही आइडिया था कि मार्केट में किसी तरह से डिमांड तैयार करो, ठीक है। क्योंकि अगर डिमांड तैयार होगा तो लोगों के पास मतलब क्या नाम है, लोग डिमांड करेंगे चीज़ों का। अगर डिमांड क्रिएट होगा तो लोग चीज़ों का डिमांड करेंगे। जब लोग चीज़ों का डिमांड करना शुरू करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो, उनको मतलब ना चाहते हुए प्रोडक्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा, उनके रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड हो रहा है मार्केट में, राइट। और अगर वो अपना प्रोडक्शन वापस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें किनको हायर करना पड़ेगा? लेबर्स को। तो वहां से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट सुधरेगा, राइट। तो लेबर्स हायर होगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, तो इसे इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर सकता है। मतलब बिगेस्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू क्रिएट डिमांड। डिमांड तैयार कैसे करें यार? डिमांड मतलब कैसे तैयार करें? तो कोई मुझे बता सकता है डिमांड कैसे तैयार होगा? एनीवन? एडवर्टाइजमेंट करके क्या? एडवर्टाइजमेंट करके? क्या एडवर्टाइज करोगे? एक्सप्लेन करो जरा। वो जो भी प्रोडक्ट है उसका अच्छा अच्छा थोड़ा बात बताना पड़ेगा, स्पेशलिटी। अच्छा ये बताओ
लोग डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? डिमांड क्रिएट करने का नौबत क्यों आया? क्योंकि लोग डिमांड नहीं क्योंकि कर। सप्लाई बहुत ज्यादा है। किसने कहा सप्लाई ज्यादा है? प्रोडक्शन तो रुका हुआ है, प्रोडक्शन तो रुका हुआ तो है। डिमांड क्रिएट करना होगा क्योंकि डिमांड नहीं हो रहा है। ना कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द रीजन कि डिमांड क्यों नहीं हो रहा है और डिमांड को कैसे क्रिएट करेंगे? डिमांड आखिर हो क्यों नहीं रहा है? प्रोडक्ट क्वालिटी में भी अच्छा नहीं है। क्या प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा नहीं है तो डिमांड नहीं हो रहा है? Maybe. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। चावल आटा का क्या प्रोडक्ट क्वालिटी है? वो तो बेसिक चीज है। मे बी कंज्यूमर्स का डिमांड फुलफिल हो गया होगा शायद। कंज्यूमर्स का डिमांड कभी फुलफिल हो सकता है, कभी कोई सेटिएट हो सकता है। हम लोगों ने पर माइक्रो वही तो, satisfaction ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि अचानक से डिमांड कम हो जाए, मतलब रुक जाए। हुआ है 1929 से 1933 में। ट्राई करो लोगों का डिमांड खत्म क्यों हो रहा है? क्या रीजन हो सकता है? प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है। ओके, प्राइस बढ़ रहा है तो हो सकता है। इसको थोड़ा सा और जाओ डीप में इसका। गुरप्रीत, तुम बता सकते हो? चार्ट को चेक करो। सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा, यूटिलिटी नहीं मिल रहा मे बी होगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स का यूज हो रहा होगा। डिमांड क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है डिमांड करने के लिए। लोगों ने अपना परचेसिंग पावर खो दिया है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है ना? एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा? परचेसिंग पावर ही नहीं है। और अगर परचेसिंग पावर नहीं है तो डिमांड कैसे होगा? तो डिमांड रुकने का मेन कारण जो उस समय था वो था अनएम्प्लॉयमेंट। परचेसिंग पावर नहीं था लोगों के पास। उस समय क्या हुआ कि वॉर का ये था ना, वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे ना वो वॉर में जा रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक चुका था। इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, प्रोडक्शन रुक चुका था इसलिए। और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था तो पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो डिमांड नहीं था। जैसे डिमांड नहीं हुआ, दूसरा चीज रुक गया, दूसरा चीज का प्रोडक्शन भी रुक गया। तो समझने की कोशिश करो। कुछ दिन पहले हम लोग का ये बैंड हो गया, क्या वो जिसमें सब नाचता है, टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक। टिकटॉक बैंड हो गया। तो ये बताओ, टिकटॉक बैंड होने से सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन है? कौन से लोग इफेक्टेड है सबसे ज्यादा? फाइजू। टिकटॉकर। टिकटॉक। हम लोग का दिमाग में जन्नत का फोटो आता है और फैजू का फोटो आता है कि ये दोनों बेरोजगार हो गए। लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स तुम लोग को थोड़ा डीप में सोचना चाहिए कि इससे इंडिया में जितने भी टिकटॉक के ऑफिस थे या जितना भी वो 59 चाइनीज एप्स के जो ऑफिसेस थे इंडिया में, सब बंद विद इन एन आवर। 1 घंटा में सारा ऑफिस बंद। उस ऑफिस में काम करने वाले हजारों एम्प्लॉइज, सीईओज, प्यून्स, क्लर्क्स, सबका नौकरी एक बार में खत्म है कि नहीं? इस बारे में सोचा किसी ने? हाँ, और उसके जगह पे तो इंडिया अपना कंपनी भी ला रहा है, जैसे टिकटॉक की जगह तो लीटलॉट आ रहा है ना। दैट इज इन द लॉन्ग रन। और चिंगानी। फिर वैसे दैट इज इन द लॉन्ग रन। अभी इस टाइम पे जिनको गवर्नमेंट ने क्या उनका जॉब सिक्योरिटी कर दिया है टिकटॉकर्स का, जो टिकटॉक में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि आपको जॉब में सेफ है आपके हाथ में, कंपनी हम बंद कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? ऐसा नहीं हुआ। नहीं। वो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जब उनका जॉब चला गया, मान ठीक है, हाँ, दूसरा सब्स्टिट्यूट एप्स आ गया जिसमें काम होगा, क्या गारंटी है कि उस एप्स में जितने हजारों एम्प्लॉय को नौकरी मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं। हो सकता है वो लोग 200 एम्प्लॉय से स्टार्ट करें तो बाकी 800 तो बेरोजगार रहेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग एक बार में बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे समझने की कोशिश करो, ये लोग एक बार में बेरोजगार हो गए, 1000 लोग करके, 59 चाइनीज एप्स, अ लॉट ऑफ पीपल। तो इन लोग का जो डिमांड पैटर्न है वो एक बार में नीचे आ जाएगा, है ना? ये लोग अगर समझो, ये लोग कुछ ऐसा कंज्यूम करते होंगे, सिनेमा जाते होंगे, ये सब कंजम्पशन कम जाएगा। अपना डेली का जो उन लोग का राशन का बजट होगा वो लोग कमा देंगे, सारे लोग, क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास। भैया जो जो हाँ टिकटॉक करता था वो लोग भी तो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि जो मतलब जो लोग फेमस थे उन लोग को तो शायद पैसा से मिलता होगा ना। हाँ, ये बात भी है, लेकिन सब लोग उस चीज को देख रहे हैं।
तो हम लोग का काम है उस चीज को एनालाइज करना जो एक्चुअली लोग नहीं देख रहे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया तुम लोग को। और ये जो केंशियन इकोनॉमिक्स है, ये इससे ये अच्छे से समझा जा सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो। तो इससे क्या होगा कि अब उन लोग का डिमांड कम गया। समझो अगर महीने में 20,000 का राशन खरीदते थे तो वो लोग 10,000 का राशन खरीद रहे हैं। तो इस तरह से सारे लोग, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, राशन का जो दुकान है उसका जो डिमांड है वो भी कमेगा, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ कम राशन खरीदने लगे तो उसका डिमांड भी कमेगा। आटा का डिमांड कम गया टू दैट अमाउंट, बाई दैट अमाउंट, जितना लोग बेरोजगार हुए। चावल का डिमांड कम गया बाई दैट अमाउंट, चिकन का डिमांड कम गया बाई दैट अमाउंट, सिनेमा घरों का डिमांड कम गया बाई दैट अमाउंट, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिसका डिमांड कम गया बाई दैट अमाउंट। सब लोग इस बात से एग्री हैं? क्या भैया फिर से बोलिए तो। जैसे इन लोगों का इतना सारा बेरोजगार हो गया ना ये लोग, तो ये लोग तो अपना हर चीज का डिमांड कमा देंगे। इन लोग के पास पैसा नहीं है, वो लोग थोड़ा कम चावल खाएंगे, थोड़ा कम आटा खाएंगे, थोड़ा कम सब्जियां खाएंगे, थोड़ा कम चिकन खाएंगे, घूमने कम जाया करेंगे, टूर पे कम जाएंगे। अब तो ये सारा जो इन लोग का जो डिमांड था वो थोड़ा थोड़ा कम गया होगा सारे लोगों का, है कि नहीं? हाँ भैया। तो इससे ये जितने भी सिनेमा घर वाले या टूरिस्ट कंपनीज हैं, इनका भी थोड़ा इनकम तो लॉस हुआ ही होगा, इनका भी थोड़ा नुकसान हुआ होगा इन लोग के बेरोजगार होने से, राइट? क्योंकि ये लोग डिमांड करते थे उस चीज का, लेकिन अब इन लोग का नौकरी चला गया, लोग डिमांड करना छोड़ दिए, तो उन लोग का भी थोड़ा नुकसान हुआ, राइट? तो अभी समझो, अगर इस तरह से इतने सारे लोग का नौकरी जाता है, जिससे वो लोग जो डिमांड करते थे उनका डिमांड कम जाता है, तो वो लोग अपने दुकान पे भी एम्प्लॉयर का शॉर्ट की निकालना शुरू करेंगे। ये समझो सिनेमा घर था, ठीक है, सिनेमा घर था, तो सिनेमा घर में पहले 100 लोग आते थे देखने, ठीक है, तो 100 लोग को मैनेज करने के लिए सपोज वो लोग 3 लोग रखे थे, जो लोग वो टॉर्च वॉर्च मारता है ना, वो 3 लोग रखे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि सिनेमा घरों में कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि उन 100 लोगों में 50 जो थे वो टिकटॉक कंपनी में काम करने वाले थे, या इन 59 चाइनीज ऐप्स में से किसी कंपनी में काम करने वाले थे। तो ये 50 लोग अब सिनेमा घर में जाना ही छोड़ दिए। कौन देखता है सिनेमा जिसके पास पैसा नहीं है? तो जो सिनेमा घर का जो मालिक है वो क्या बोलेगा, उन 3 लोगों को बोलेगा कि भैया हम लोग को 3 लोगों का जरूरत नहीं है, 2 लोग छुट्टी पे जाओ। 2 लोग को काम से निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना? बात समझ में? अगर नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है? तो उसको निकाल देगा। तो अब वो 2 लोग निकल गया फिर से। तो इस तरह से जितना सिनेमा घर है, सबसे अगर 2-2 लोग निकलेंगे तो कुछ लोग और बेरोजगार होंगे, ठीक है। अब ये लोग भी अपना डिमांड कमा देंगे, ये लोग भी थोड़ा कम चावल खरीदेंगे, थोड़ा कम आटा खरीदेंगे, थोड़ा कम अपना कंजम्पशन करेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर दुकानदार क्या करेंगे, कुछ एम्प्लॉयर को सॉर्ट आउट कर देंगे, बोलेंगे अब इतने का जरूरत नहीं, थोड़ा निकल जाओ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हो रहा है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जो पूरी जो पब्लिक है वो धीरे धीरे एक गटर में जा रही है, एक गड्ढे में, धीरे धीरे करके सब लोग, ये एक चैनल वाइज हो रहा है, इतना से शुरू हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इस तरह से सब नीचे की तरफ जा रहा है, सब धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस भैया। ठीक है। तो इसके बाद अब क्या होगा, देखो, ये धीरे धीरे सब बेरोजगार हो रहे हैं, तो जो डिमांड है वो कम रहा है, डिमांड इज गेटिंग हैम्पर। तो उस समय यही हुआ था, एक एक करके जितने भी रिलेटेड मतलब कनेक्टेड जो इंडस्ट्रीज है, सबका डिमांड कमने लगा, सबका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने लगा, और एम्प्लॉयमेंट वाज एट द पीक इन यूरोप एंड इन अमेरिका, ठीक है। तो केन्स ने क्या कहा, इस सिचुएशन से कैसे निकले? अब कोई डिमांड कर ही नहीं रहा है, अब डिमांड नहीं कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग रुका हुआ है, एम्प्लॉयमेंट खराब है, महंगाई बढ़ चुका है, क्योंकि जो लिमिटेड स्टॉक था, जो प्रोडक्शन किया हुआ जो स्टॉक था, उन लोग को अब कुछ लोग मांगना चाह रहे हैं। कंपनी वालों को पता है कि हम लोग और फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो रिमेनिंग स्टॉक का दाम बढ़ा देंगे, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। तो एक ऐसा घटिया सिचुएशन होगा इकोनॉमी का जो इंसान का अच्छे से ले लेगा, ठीक है। जो अभी जो हो रहा है एक्चुअली, अगर ध्यान से देखो तो जो इकोनॉमी वो इंसान का ले रहा है अच्छे से, सबका सैलरी रिड्यूस हो चुका है हाफ में, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, 59 चाइनीज ऐप 1 घंटे में बंद हो गया। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन एंड द ट्रॉमा जिससे वो लोग सफर कर रहे होंगे? 1 घंटे में किसी का नौकरी अगर चला जाए, डेंजरस सिचुएशन। अभी केंशियन इकोनॉमिक्स के टाइम पे ऐसा ही हुआ था, वर्ल्ड वॉर के समय। उस समय जॉन मेनर्ड केन्स आया और उसने एक नया थ्योरी दिया। उसने कहा क्यों ना, क्योंकि जितने भी पॉलिसी इससे पहले थे, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, वो क्या कहता था, मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ, तो धीरे धीरे मार्केट सब सॉर्ट आउट कर देगा, जितना सप्लाई उतना डिमांड हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा था।
और वो डेंजरस सिचुएशन था, उस समय केन्स का आना जरूरी था, मतलब केन्स का किसी भी एक जन का आना जरूरी था जो इससे निकाल सके लोगों को। तो केन्स ने वो थ्योरी दिया, द थ्योरी वाज मैजिक। थ्योरी क्या बोलता है? थ्योरी सेज कि आप लोग डिमांड तैयार करो, सप्लाई की तरफ फोकस मत करो, फोकस करो डिमांड की तरफ। मार्केट में किसी तरह डिमांड तैयार करो, क्योंकि डिमांड रुका हुआ है, क्योंकि परचेसिंग पावर नहीं है। तो कैसे डिमांड तैयार होगा, ये मेरा सवाल था अभी से 15 मिनट पहले, कि डिमांड तैयार कैसे होगा। टेल मी, कैसे डिमांड तैयार करोगे अगर तुम केन्स की जगह? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड आंसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देके। लेकिन प्रोड्यूसर्स तो एम्प्लॉयमेंट करना ही नहीं चाह रहे, कैसे देंगे? प्रोड्यूसर्स तो एम्प्लॉय मतलब प्रोडक्शन करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट देंगे कैसे? प्रोड्यूसर को तो तुम जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि काम दो, लोगों को काम दो, उसका मन वो दे नहीं दे। So Anisha has given a cue, so you can follow Anisha's lead, और तुम लोग सोच सकते हैं आंसर क्या होगा। भाई एक बार रिपीट करिएगा, हम थोड़ा मिस कर गए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डिमांड क्रिएट करना है ना इकोनॉमी में, तो डिमांड क्रिएट कैसे करेंगे? क्या करोगे कि मार्केट में डिमांड तैयार हो जाए? प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर लोग तो रूठे हुए हैं, वो लोग तो प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं नजर आ रहा है उसको। क्या कर सकते हैं बताओ? काम दे सकते हैं। तो काम देंगे कैसे? कौन प्रोड्यूसर काम देगा? प्रोड्यूसर लोग तो काम कराना ही नहीं चाह रहा है। उसके लिए भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वो करेगा कौन प्रोडक्शन में? एम्प्लॉयर, सब तो रिलेटेड है। तो फंस गया ना। तो ये इस तरह से उस समय सब सारे इकोनॉमिस्ट फंसे हुए थे, केन्स नहीं फंसा। रोहित ट्राई करो जरा, गुरप्रीत तुम भी ट्राई करो, बताओ क्या होगा। क्या होगा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ गवर्नमेंट करेगा क्या कुछ इसमें? वेरी गुड आंसर, गवर्नमेंट। एज अ सब्सिडी? यहाँ पे एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, है ना? मार्केट विल क्लियर इटसेल्फ। केन्स ने कहा कि ऐसे टाइम में गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड क्रिएट डिमांड। हाउ? वेरी गुड आंसर एक्चुअली, गवर्नमेंट शुड क्रिएट डिमांड। अब गवर्नमेंट डिमांड कैसे तैयार करेगा? गवर्नमेंट डिमांड तैयार करेगा किस तरह से? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके। गवर्नमेंट कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये जितनी भी पॉलिसीज है, मनरेगा, जवाहर रोजगार योजना, ये सारा चीज तैयार किस लिए किया गया है? एम्प्लॉयमेंट तैयार करने के लिए, ताकि लोगों का डिमांड बढ़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा उस समय? एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉन्च करेगा। जैसे समझो गवर्नमेंट ने बोला कि एक सड़क बनवाएंगे हम लोग, फालतू का, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सड़क बनवाएंगे। ठीक है, तो वो सड़क बनवाना है, तो उस सड़क बनवाने के लिए अब जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी तो आके बनाएंगे नहीं सड़क। कौन बनाएगा? लेबर्स बनाएगा, है ना? तो वो क्या करेंगे? लेबर्स को बोलेंगे कि सड़क बनाओ, चलो शुरू हो जाओ। अब लेबर्स सड़क बनाना शुरू करेंगे, तो लेबर्स को क्या मिलेगा बदले में? पैसा, जिससे वो डिमांड करेंगे। वेरी गुड, तो पैसा मिलेगा। अब वो जैसे ही हाथ में पैसा आया तो परचेसिंग पावर आ चुका है। अब वो इस तरह से हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गांव में पंचायत, फिर जिला, फिर डिस्ट्रिक्ट, सब लोग कर रहे हैं। अगर सबको एक पॉलिसी बनाया गया तो सब लोग काम करेंगे, सबके पास पैसा आएगा, सब लोग मार्केट में डिमांड शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट में डिमांड शुरू हुआ तो प्रोड्यूसर्स लोग अब जागेंगे। वो लोग सोचेंगे अच्छा अब डिमांड आ रहा है, मतलब अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को भी अब प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज वापस खुल जाएंगे, क्योंकि अब डिमांड आ रहा है मार्केट में। गवर्नमेंट ने डिमांड का एक बस चिंगारी डाल दिया, अब आग लग जाएगा। तो प्रोड्यूसर्स लोग क्या करेंगे? अपना अपना फैक्ट्री वापस खोल देंगे कि प्रोडक्शन अब चालू। अब फैक्ट्री तो खुल गया, काम कौन करेगा फैक्ट्री पे? ये बताओ। वही लेबर। अब वापस लेबर, अब मतलब अब प्राइवेट कंपनीज को भी अब लेबर चाहिए, तो अब प्राइवेट कंपनीज भी लेबर हायर करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? दोनों तरफ से लेबर हायर हो रहा है, प्राइवेट से भी और गवर्नमेंट से भी, दोनों तरफ से लेबर हायर होगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड और मल्टीप्लाइड रूप से बढ़ेगा। तो यहाँ पे केन्शियन का जो कॉन्सेप्ट है वह मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, एक के बाद दूसरा, मल्टीप्लाइड बाय तीसरा, मल्टीप्लाइड बाय चौथा, फर्दर सबके पास जाते रहेगा। ये इस तरह से इकोनॉमी में धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट आएगा, डिमांड आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, वापस एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब सप्लाई फर्दर बढ़ जाएगा, डिमांड रिमेनिंग द सेम, प्राइस लेवल वापस नीचे आ जाएगा। राइट?
जैसे अगर समझो इस तरह से अगर सिचुएशन है, सप्लाई क्या हो रहा था, रुका हुआ था। सप्लाई अगर बढ़ जाए, समझो सप्लाई कब यहाँ आ गया, तो पहले प्राइस यहाँ था, अब प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, वापस कम जाएगा, इन्फ्लेशन भी कम जाएगा। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी जो है वो सिचुएशन से रिवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सड़क बनाने का जो योजना था, इसमें गवर्नमेंट को खर्चा होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये खर्चा गवर्नमेंट कहाँ से लाए, क्योंकि प्रोडक्शन तो रुका हुआ है। गवर्नमेंट अपना खर्चा कहाँ से निकालती है, टैक्स से, है ना। लेकिन इतने दिन से जो प्रोडक्शन रुका हुआ है, तो अगर प्रोडक्शन रुका हुआ है तो गवर्नमेंट के पास टैक्स भी नहीं आ रहा है, राइट। तो जब टैक्स नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करता है उस समय, फॉरेन कंपनीज से या फॉरेन कंट्री से लोन लेता है। वो लोन कंट्री से लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो लोन हुआ उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए केंशन का जो आइडिया था इतना स्ट्रांग इसलिए था कि वो लोन लेके गवर्नमेंट एक पॉलिसी स्टार्ट करेगा जिससे इतना पैसा कमाया जा सकता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट, है ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर होगा तो आप लोन भी चुका पाओगे और आप कंट्री को भी रिवाइव कर पाओगे। तो ये था केंशियन इकोनॉमिक्स का आइडिया, गवर्नमेंट का रोल का इंट्रोडक्शन करना। तो गवर्नमेंट का रोल इंट्रोडक्शन एक मतलब एक रिवॉल्यूशन था इकोनॉमिक्स में। समझ में आया सबको? हाँ भैया। अदर? गवर्नमेंट के पास पैसा अब लोन लेके आएगा ना। हाँ, गवर्नमेंट लोन लेगा। ठीक है, तो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड केंशियन इकोनॉमिक्स। तुम लोग के सिलेबस में क्लासिकल केंशियन दोनों का मिक्स है। तो तुम लोग जब चैप्टर पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में कहीं क्लासिक है कहीं केंशियन है, इस तरह से। ठीक है, तो वो मैं स्टार्ट करूंगा डिटेल्स में। लेकिन ये जो मैक्रो का जो फाउंडेशनल आइडिया था वो शायद तुम लोग में गया है। ठीक है, तो इसको फॉलो करना। आज थोड़ा पढ़ाई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट कर दूंगा। सबको बोल देना टाइम पे आने क्लास में। ठीक है, अच्छा, तो रखते हैं, ये वाला क्लास अब खत्म करते हैं। ठीक है, चलो बाय भैया। गुड बाय। बाय।